नमस्कार, मैं सुनील कुमार असंगठित मजदूर चैनल में आपका स्वागत है। अभी आपके सामने CPI-ML बिहार के राज्य सचिव अरविंद सिन्हा जी अपनी बातों को रखेंगे। ध्यानपूर्वक आप इसे सुनें और अपने साथियों के बीच इसे भेजने की कोशिश करें। मैं सुनील कुमार पटना बिहार से अभी उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं चैनल ध्यान का धन्यवाद देता हूँ कि आज अवसर पर और पहले होता तो और अच्छा होता, फिर भी आज भी हुआ तो अच्छी बात है। इसमें जो पेपर भी प्रस्तुत किया गया है वो काफ़ी अच्छे ढंग से विस्तार से उसमें नए जो श्रम कानूनों में संशोधन हो रहे हैं, बदलाव लाए जा रहे हैं, कोड बिल है, उसके बारे में बताया है। उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है और उसको समअप भी बहुत अच्छे से किया है कि दशकों से नहीं सैकड़ों साल के संघर्ष के द्वारा मजदूर वर्ग ने जो कुछ अधिकार हासिल किए थे उसको समाप्त करके मध्ययुगीन बर्बरता में फिर से मजदूरों की और समाज की हालत को ले जाने वाला ये सारे बदलाव हो रहे हैं। ये बड़ा सटीक एक समअप है पूरे परिस्थिति की गंभीरता का और ये दिखलाता है कि अभी तक जो भी हक सैकड़ों साल के संघर्षों से विश्व के और भारत के मजदूरों ने हासिल किया था वो सब अब बेमानी हो जाएंगे। हड़ताल करने का आधार भी अब रस्मी होकर रह जाएगा। ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी मालिकों और सरकार की मर्जी का मोहताज हो जाएगा। हड़ताल करने का भी अधिकार व्यवहारिक रूप में आपसे छीन जाएगा और जो अस्थायी मजदूर हुआ करते थे जिनको कुछ सहूलियतें मिला करती थी वो भी अब धीरे धीरे अतीत की बातें हो जाएंगी। सारे ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट पे सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों यह दिखलाता है हमारा जो परिदृश्य है कि बड़ा कठिन दौर आने वाला है और फिर से जिस तरीके से 19वीं सदी में और 20वीं सदी में मजदूरों ने झाड़ू लड़ाई करके अधिकारों को पाया था, जो किसी हॉब्सबॉम जैसे इतिहासकार ने उसे कहा ही था कि मजदूर क्रांतियों का पूरा वो जो सेंचुरी था मजदूर क्रांतियों का था। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह मजदूर अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। शिकागो में 8 दिन के काम के लिए मजदूरों ने जब संघर्ष किया, पूरे दुनिया में संघर्ष चल रहा था, तो अमेरिका के शिकागो में पुलिस की गोलियों से मजदूरों का झंडा खून से लाल हो गया। तो 1 मई 1886 था। उसी के बाद से 1 मई पूरे दुनिया के मजदूरों का दिवस हो गया और मजदूरों का झंडा लाल हो गया। लंबे संघर्ष के बाद 8 दिनों का अधिकार पाया गया। रक्त रंजित इतिहास है शोषण सहने का और लड़ने का। परिपत्र में बताया गया कि अब कैसे वो फिर 8 घंटा नहीं 10 घंटा 12 घंटा कुछ भी प्रोविजन हो रहा है कि मालिक लोग काम ले पाएंगे। आज दुनिया के विकसित देशों में काम के घंटे घटाए जा रहे हैं। हफ्ता 4 दिन के काम का हफ्ता किया जा रहा है जर्मनी और कुछ अन्य देशों में, लेकिन यहाँ पर संडे की छुट्टी को भी समाप्त करने की बातें हो रही हैं। व्यवहारिक रूप से ओवर टाइम दे करके अभी भी संडे की छुट्टी, क्योंकि
एक दिन छुट्टी होती है तो मजदूर अपना कुछ आपस में मीटिंग करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, संगठन करते हैं, वो भी समाप्त हो। तो लड़ाई कठिन लड़नी पड़ेगी ट्रेड यूनियन के माध्यम से भी, और ट्रेड यूनियन को न माने तो अब ऐसा दौर आएगा कि कानूनी से ज़्यादा गैर कानूनी संघर्ष के लिए मजदूर वर्ग को तैयार होना पड़ेगा। कानूनी संघर्ष की इजाजत ही अब नहीं, वो वक्त आपको आ रहा है। और साथ साथ राजनीतिक संघर्ष भी मजदूरों को तेज करना होगा, क्योंकि राजनीतिक संघर्ष को मजदूर वर्ग के हितों को लेकर के इस 2 सेंचुरी में चला, उसे अलग करके इन अधिकारों को भी आप नहीं समझ सकते। मजदूरों के इन्हीं संघर्षों की बदौलत, मजदूरों के कहने पर ही महान चिंतक, विचारक और शोषितों के नेता कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। मजदूरों के कम्युनिस्ट लीग के कहने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाया, पेरिस कम्यून हुआ, मजदूरों के संगठन के द्वारा सत्ता दखल की लड़ाई हुई, और अंततः महान लेनिन के नेतृत्व में रूस में जब समाजवादी क्रांति हुई, मजदूर और किसानों ने मिलकर किया और मजदूरों का और मेहनतकश किसानों का राज आया, तो पूरे दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद थरथरा गया और डर के मारे मजदूर पक्षी कानून बनने लगे। और द्वितीय विश्व युद्ध में जब फांसीवादी हिटलर को कम्युनिस्ट स्टालिन के नेतृत्व में परास्त करके उसको बर्लिन के बंकर में आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया लाल सेना ने, उसी के बाद से पूरे यूरोप और अमेरिका में और ज़्यादा मजदूरों के पक्ष में कानून बनने लगे और मजदूर के सुधारवादी पार्टियों को सत्ता तक में आने का मौका दिया जाने लगा। शासक वर्ग पूरे दुनिया का थरथरा गया और उसका फायदा भारत में भी हुआ। पूरे विश्व के अंदर में, हर देश के अंदर में मजदूरों के पक्ष में कानून बनने लगे, क्योंकि डर हो गया। एक इंग्लैंड में, अमेरिका में कहावत हो गया, रेड अंडर द बेड, कहे कहीं बिस्तर के नीचे तो कोई कम्युनिस्ट, कोई बोल्शेविक नहीं छुपा हुआ है। इतना बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का डर सताने लगा। चीन में क्रांति हुई, वियतनाम में क्रांति हुई, इन सब की वजह से मजदूरों और किसानों को अधिकार मिलना शुरू हुआ। इसलिए सिर्फ आर्थिक लड़ाइयों से मजदूरों के हक का, हुकूक का संघर्ष आज तक उपलब्धि नहीं हुई। आर्थिक लड़ाई के साथ राजनीतिक लड़ाई भी जो चली, उसकी वजह से हम यहाँ तक। और इसीलिए फिर से आर्थिक लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई भी मजदूर, किसान एवं अन्य मेहनतकशों और शोषित उत्पीड़ित जंगल का व्यवस्था कैसे बने, उनकी शासन व्यवस्था कैसे हो, सामाजिक व्यवस्था कैसे हो, इस पर भी गहन चिंतन करना पड़ेगा। सुधारवाद का लंबा काल चला, वो गुजर चुका है और इस देश के शासक वर्गों ने जब देखा सोवियत यूनियन के विघटन के बाद फिर से इनको मौका मिला, इन्होंने पूरे दुनिया में साम्राज्यवादियों ने भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की नीतियों के तहत खुले बाजार की व्यवस्था, प्रच्छन्न पूंजीवाद की व्यवस्था, मजदूरों किसानों के हक छीनने की व्यवस्था लागू करनी शुरू कर दी और कहा कि अब तो समाजवाद का खात्मा हो गया है ना, पूंजीवाद भी अब दुनिया में हमेशा चलेगा, तो साम्राज्यवाद, पूंजीवाद के सिद्धांत को तोड़ना पड़ेगा। और इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा फर्क जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, खूंखार जो शासक वर्ग का दल बीजेपी, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मेंटर है, उसको सत्ता में लाया, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मजदूरों किसानों का निर्मूल शोषण करने में सक्षम है। तो राजनीतिक लड़ाई भी लोगों को लड़नी होगी, तो चुनावों में भी लड़ना होगा इस खूंखार ताकतों के खिलाफ में, और मैदान में भी लड़ना होगा, और जन क्रांतियों का सिलसिला शुरू करना होगा, जन विद्रोहों का सिलसिला शुरू करना होगा। तभी जाकर के मजदूर वर्ग और अन्य मेहनत का जनता अपने अधिकारों को फिर से आपको पा सके।
तो अमर पटोले ने ठीक कहा, एक दबाव बना मंडलीकरण का दौर में, जो मल्टीनेशनल्स हैं उनका भी दबाव भारत सरकार पे था कि आप श्रम कानूनों का संशोधन करें और जिसकी बदौलत हम और ज़्यादा पूंजी आपको लगाएंगे और अरबों खरबों अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सब की पूंजी भारत में लगनी शुरू हुई। आप जानते ही हैं मारुति के प्लांट में मानेसर में कैसे मजदूरों का निर्गमन हुआ और उसके बाद में वहाँ का जो सरकार थी, राज्य सरकार, पुलिस व्यवस्था, उसने किस तरीक़ा से वहाँ पर जापानी साम्राज्यवादियों के प्रबंधन को, कंपनी को साथ दिया, जिस निर्लजता के साथ। लेकिन ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे देश का जो मजदूर आंदोलन था, ट्रेड यूनियन आंदोलन था, उसने उस पर राष्ट्रव्यापी जो कोई आंदोलन होना चाहिए था नहीं किया, उसको पॉलिटिकल कलर नहीं दिया। ये बड़े दुख की बात है। तो दोस्तों, जो ट्रेड यूनियन है, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन, गैर मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन, छोटे यूनियन, बड़े यूनियन, उन लोगों को मिल करके आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई को तेज करना होगा। और उस क्रम में ये 28-29 के इतिहास का एक लड़ाई का एक ऐतिहासिक महत्व है, इसको सफल बनाने में सहयोग करना चाहिए। अभी एक नेता सीटू के या एटक के कह के गए कि किसानों ने 1 साल तक लड़ाई की तो लड़ सकते थे, मजदूर नहीं लड़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भले ही किसानों की तरह साल भर लड़े या नहीं लड़े, लेकिन 1974 में रेल के मजदूरों ने जिस तरीके से जुझारू लड़ाई की इंदिरा गांधी की तानाशाह सरकार के खिलाफ, वो लड़ाई जो मजदूर कर सकता है वो करे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करे, अनिश्चितकालीन करे, जिसमें कि कहा गया है वो लड़ाई से नहीं करेगा। और वक्त आ गया है कानूनी गैर कानूनी छोटे बड़े मजदूर संगठन इन चारों कोड के खिलाफ में अनिश्चितकालीन पूरी तैयारी के साथ करे और शासक वर्गों को झुकना होगा। जनता झुकाएगी, पहले भी झुका चुकी है, आगे भी झुकाएगी और मजदूरों का तो विजय होनी है, किसानों की विजय होनी है। इन्हीं शब्दों के साथ वक्त समाप्त हो चुका है। दोस्तों, मैं आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए और आह्वान करते हुए 28-29 के हड़ताल को सफल करने में पूरी ताकत लगा दो मेरे दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान क्रांति जिंदाबाद।